तो बेटा हमने ये देखा कि 34 जो जजेस हैं उनमें से एक तो सीजीआई होता है और 33 जो जजेस होते हैं बेटा वो हमारे अदर्स जज कहलाते हैं। बात हम करते हैं कि भाई हमें ये तो पता लग गया कि अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि भाई गवर्नमेंट के ही अकॉर्डिंग जजेस काम करेंगे, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में जो हमारे संविधान निर्माता थे वो ये अच्छी तरीके से जानते थे कि यदि कोर्ट में या हमारी जुडिशरी सिस्टम में अगर गवर्नमेंट का इंटरफेयर होने लगा तो जो हमारी आम लोग हैं, गरीब जनता है, उनको कभी न्याय नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि फिर तो जजेस वो काम करेंगे जो गवर्नमेंट कहेंगे, जो प्राइम मिनिस्टर कहेगा, जो गवर्नर कहेगा, वही काम सब जजेस करेंगे, तो फिर न्याय रह कहाँ जाएगा। तो हमने ये देखा कि अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो जरूर कर लेता है, लेकिन अगर आप सोचिए जब उसने अपॉइंटमेंट कर लिया तो वो कल को उनको हटा भी दे, ऐसा नहीं है। क्योंकि यही तो हमारे यहाँ फ्री एंड फेयर जुडिशरी सिस्टम है। अगर किसी जज को हटाना है तो राष्ट्रपति ने तो उसको बना लिया, लेकिन अब वो उसको हटा नहीं सकता। क्यों नहीं हटा सकता? क्यों? क्योंकि अगर उसको हटाने और अपॉइंट दोनों की जिम्मेदारी दे दी जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट हमारा कोई भी फेयर तरीके से कार्य नहीं कर सकता। क्योंकि हमने देखा है कि हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव, तीन जो ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट की, वो तीनों एक दूसरे के कार्यों में इंटरफेयर नहीं करती, और जुडिशरी तो बिल्कुल नहीं। अर्थात जुडिशरी में किसी भी गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। तो भाई जजेस को हटाया कैसे जाए? जजेस को हटाने के लिए बेटा क्या होता है कि अगर जज सुप्रीम कोर्ट का अपने कार्यों को करने में असमर्थ लगता है, या मान लीजिएगा उसने ऐसे कोई डिसीजन दे दिए हैं जो संविधान के नियमों के विपरीत है, जिसको संविधान में उल्लेख किया गया है साबित कदाचार का उल्लंघन करने पर, अगर जजेस पर पाया जाता है ये इल्जाम, तो क्या होगा? जो हमारे देश की संसद है, पार्लियामेंट है, तो संविधान में एक शब्द का उल्लेख किया गया है, महाभियोग। महाभियोग ये राष्ट्रपति को भी लगता है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर भी। अगर कोई भी जज अपने कार्यों का कर्तव्य निष्ठापूर्वक निर्वहन नहीं करता है, अपने पद का दुरुपयोग करता है, तो हमारे देश की पार्लियामेंट क्या करेगी? उस जज के खिलाफ महाभियोग ले आएगी, प्रस्ताव पारित कर देगी, और वो प्रस्ताव संसद के विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। और विशेष बहुमत हो गया 2/3, 2/3 तिहाई बहुमत से, 2/3 बहुमत से ये जो प्रस्ताव है उसको पारित किया जाएगा, और वो लोकसभा में भी पारित होना चाहिए, राज्यसभा में भी पारित होना चाहिए। जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित हो जाएगा तो उस जज को भी अपना पक्ष रखने का अधिकार दिया जाएगा। लेकिन अगर जैसे ही दोनों सदन उसको पारित कर देते हैं, उसी दिन से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिजाइन देना पड़ेगा। ये तो उसको हटाने की प्रक्रिया, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत जटिल होती है बेटा, कि 2/3 बहुमत हो, लोकसभा में भी पास हो, फिर इसके बाद राज्यसभा में भी पास हो, तब कहीं जाकर वो हटता है। लेकिन अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट कर लेता है। तो ये हमारा जो टॉपिक था वो था अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। ऐसे बेटा अगर हम देखते हैं हाई कोर्ट के जजेस में, तो भाई हाई कोर्ट में भी क्या होता है, हमने अभी तक ये पढ़ा है कि भाई जहाँ तक स्टेट की बात आती है तो गवर्नर वहाँ का हेड होता है, और हमारे पूरे देश की बात आती है स्टेट की, तो प्रेसिडेंट यहाँ पर हमारे देश का राष्ट्रपति अध्यक्ष होता है। तो अगर हम हाई कोर्ट ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं, वहाँ पर हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस होते हैं और जजेस भी होते हैं। तो याद रखेंगे हाई कोर्ट के भी जजेस और चीफ जजेस के अपॉइंटमेंट भी भारत का राष्ट्रपति ही करता है। तो यहाँ पे बस सलाह मशविरा लिया जाता है। वो किससे लिया जाता है? अगर हम राज्य के हाई कोर्ट में किसी जजेस को रखते हैं तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि भाई पहले तो हमको ये भी, चलो अच्छा पहले भी स्टेट वाला ही बता देते हैं कि वहाँ के जो गवर्नर होते हैं उस गवर्नर से भी परामर्श लिया जाता है, चीफ मिनिस्टर से भी परामर्श लिया जाता है, फिर जाके वहाँ जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब हमने ये सीजीआई तो पढ़ लिया कि ये अपॉइंटमेंट होता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। अब ये जो 33 जजेस हम देख रहे हैं बेटा, ये होते हैं अदर्स जज, दोनों इक्वल होते हैं। इक्वल का मतलब जैसे मान लीजिएगा स्कूल में टीचर्स होते हैं, टीचर्स भी दो कैटेगरी में होते हैं, एक पढ़ाने वाले और दूसरा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव देखने वाले। तो जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल
जो स्कूल का है वो भी तो टीचर है, लेकिन उसकी पोस्ट है, लेकिन माना वो भी टीचर ही जाएगा। ऐसे टीचर पढ़ाने वाले वो भी टीचर होते हैं, ऐसे जजेस भी सब इक्वल होते हैं। बस क्या होता है कि भाई वो वहाँ पे हेड होता है, एक जज को तो हेड बनाया जाएगा कि 34 में सबके कार्य समान है, बस थोड़ी सैलरी में डिफरेंस होता है क्योंकि CGI का वेतन अलग है और सुप्रीम जो अदर जजेस हैं उनका वेतन अलग होता है, लेकिन है सब इक्वल, पावर में भी सब इक्वल माने जाते हैं। अब ये जो 33 जजेस हैं हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये भी अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होती है। लेकिन क्या होता है कि इस जज को बनाने से पहले जैसे जो हमारा CGI होगा बेटा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अभी कॉलेजियम व्यवस्था बना दी गई है। उस कॉलेजियम में क्या होता है, न्याय जो विचारधारा से लोग होते हैं, जो न्याय के एक्सपीरियंसफुल होते हैं, वो भी व्यक्ति उसमें शामिल होते हैं। हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और क्या होता है कि जो अदर्स जजेस होते हैं उनके नामों की सिफारिश करी जाती है CGI के द्वारा। CGI ये कहता है कि भाई इस कोर्ट के जज को यहाँ पर ले आया जाए, और इसकी सिफारिश वो किससे करेगा, राष्ट्रपति से। क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजों की, क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना होता है कि मुख्य जज पूछ रहा है या अन्य जज पूछ रहा है, तो जो अन्य जजेस है उसकी नियुक्ति कैसे की जाती है। तो उसमें ऑप्शन है बेटा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के सलाह या परामर्श के द्वारा भारत के राष्ट्रपति, अर्थात भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो अन्य जजों की नियुक्ति में परामर्श भी देता है, किसको, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति ही उसको अपॉइंटमेंट करेगा। ये केवल CGI जो होते हैं वो अदर्स जज के नाम का क्या करते हैं, परामर्श दे सकते हैं, अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। अपॉइंटमेंट कौन करेगा, अपॉइंटमेंट करेगा भारत का राष्ट्रपति। अब एक चीज आती है जहाँ पे ये जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं बेटा, ये हमारा लास्ट टॉपिक भी है और ये चैप्टर भी यहीं पर फिनिश हो जाएगा और ये बुक भी यहीं पर फिनिश हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ वर्क हैड फिनिश्ड इसी टॉपिक से, और यही हमारा जुडिशरी भी फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम सेकंड बुक पॉलिटिकल थ्योरी लेंगे और पॉलिटिकल थ्योरी में जो चैप्टर है हमारा राइट्स उसको पढ़ेंगे। फिर राष्ट्रपति अगर अपनी किसी विदेश यात्रा पर गया हो या वो आकस्मिक बीमार हो जाए या हॉस्पिटलाइज हो जाए तो उसके स्थान पर भारत का वाइस प्रेसिडेंट काम देखता है, और यदि दोनों ही अब्सेंट रहें, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, तब भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है उस उतने टाइम तक जितने टाइम तक वो अब्सेंट है। तो आपका आंसर होगा CJI। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और यहीं पर हमारी ये बुक्स फिनिश हो जाती है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन। थैंक्स।